जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी सीरीज के साथ, जिसमें यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर की ये सीरीज चलती है। आज हम उसी के अंतर्गत यूके ट्रिपल एससी का जो आपका एग्जाम हुआ था, वन दरोगा फॉरेस्टर का एक पेपर हल करेंगे। ठीक है, ये फॉरेस्टर का पेपर है आपका 2023 का। ठीक है, लेटेस्ट में वही एग्जाम हुआ था, तो उसको पूरा हल करेंगे। हालांकि हमने इसके अन्य पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बाकी अन्य पेपर्स, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वीडियो वीडियो पटवारी, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, वो सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बीएड सीटेट अन्य जानकारियां मिलती हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिटेल्ड ये सॉल्यूशन वाला यहाँ पर ये वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, फिजिक्स सेक्शन है ये, और पहला प्रश्न है हमारा, और बाइलिंगुअल मोड है, तो जिसमें भी आप सुटेबल हो उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी कैन हैव जीरो वैल्यू फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक्स एंड टी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। देखिए, ये ग्राफ बना रखे हैं अलग अलग। ये टाइम रिप्रेजेंट कर रही है और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कहाँ पर एवरेज जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकता है। तो पहला देखिए, तो ये सिर्फ बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे में देखें, तो अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम आपकी वेलोसिटी रहने वाली है। तो एवरेज वेलोसिटी दो जगह सेम हो सकती है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो रहेगी। एक जगह बढ़ रही है और एक जगह घट रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले ये ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, तो इस पॉइंट पर यानी कि दो पॉइंटों पे सेम वेलोसिटी यहाँ पर हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी अन्य भी देख लेते हैं, तो अन्य में आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ घट ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ निम्न में से वो आपका लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता। तो लेंस आप किससे नहीं बना सकते हैं, ये पूछा गया है। वाटर से बन सकता है, ग्लास से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी, आजकल तो ये सारे बनते ही हैं। तो सॉइल ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी से नहीं बना सकते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How can three resistors of resistance 2, 3, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm? यानी कि इन तीनों को हम किस प्रकार से अरेंज या सुनियोजित करें कि जो हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो टोटल 4 ओम हो जाए। राइट, इसको हमें 4 ओम बनाना है, तो कैसे करेंगे ये? देखिए, सबसे पहला ही देख लेते हैं। 3 एंड 6 आपको क्या करना होगा इसमें कि इन सभी केसों में से जो फिट बैठ रहा है उसको टिक लगाना है। तो एक बार हम देख लेते हैं, 3 ओम एंड 6 ओम, यानी कि 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये जितने भी हैं इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस प्रकार से निकलता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें, 1/3 प्लस 1/6, इसका हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 2 प्लस, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, दैट इज R बराबर 2। दो दो रेजिस्टेंस प्लस, 2 प्लस यहाँ पर कितना दिया गया है, 2, 2, टोटल हमारा 4। देखिए, अब पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, यानी कि 3 और 6 को जब पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है, मान लीजिए ये सर्किट है, तो यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 को जब हम यहाँ पर लगाएंगे और साथ में हमारा एक दो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो ये हमारा उत्तर
सही फिट बैठ रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर मान लीजिए हमारा ए में उत्तर नहीं आता, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता, तो फिर हम बी को ट्राई करते, फिर सी को, ऐसे डी को भी। जो भी फिट बैठता वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि पहला ही सही बैठ गया, ठीक है? और जैसे ही एक सही आ गया तो फिर आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, ठीक है? फिगर में दर्शाया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम इस तरह, ठीक है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन 10 सेकेंड विल बी, यानी कि 10 सेकेंड बाद, यानी कि जैसे ये 0 पर था, उसके बाद 10 सेकेंड बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसको हमें यहाँ पर जो है दर्शाना है। देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टेक्निकली, जो ग्राफ में अगर आपने देखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो जो एरिया अंडर कर्व है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को दर्शाता है, यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालें तो वो भी हमारे डिस्टेंस को निकालेगा। तो सिंपल एक बार ट्राई करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10, ठीक है, और ये 13। अगर हम ये करें हाफ बेस इंटू हाइट, अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा 13 हाफ इंटू 10, 2 से गया 5, 53 65। हालांकि यहाँ पर उत्तर सही आ रहा है, लेकिन इसका जो असली आपको फॉर्मूला लगाना है फॉर्मुलेशन के तहत, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है, सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं डिस्टेंस को, अगर हम यहाँ पर निकालें u, क्योंकि 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, तो हम u की जगह 0 रख देंगे, टाइम 10 प्लस हाफ 80। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, ds बाई dt, और ds क्या है हमारा, डिस्टेंस कितनी है, हमारा ये जो 13 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी प्लस, राइट, तो हमारा ये हो जाएगा इंटू 13/10 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है? इसको भी अगर हल करें हम, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से 5, 4 पंचे 65, तो हमारा 65 सही उत्तर आ गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको दो तरीके बताए। आप पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 100 वॉट एंड 220 आपका वोल्टेज इज, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इज टू V इंटू आई, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, करंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा P अपॉन V, दैट इज पावर हमारा दिया गया है 100 वॉट, 220 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220 वोल्टेज। तो ये हमारी करंट निकल गई, ठीक है? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज टू आई आर, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इज टू V अपॉन आई। तो वोल्टेज फिर से दी गई थी 220 अपॉन आई, कितना निकल गया हमारा, 100 अपॉन 220, ठीक है? ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा 220 इंटू 220 अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, और 20 22 से 22 का गुणा करेंगे, 22 गुणा 22, एंड वी विल गेट 484 ओम। राइट उत्तर हमारा निकल गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हमने करा क्या, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, E इज टू वी आई का हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ई पावर हमें 100 वॉट दी गई है, वोल्टेज हमारा 220 दिया गया है, तो यहाँ से हमने करंट निकाल लिया। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, V इज टू आई आर, तो यहाँ से करंट की वैल्यू दी गई है, V हमारा यहाँ पर दिया है, करंट अभी निकाला हमने, V दिया है, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सिंपली फॉर्मूले में रखने के बाद ये हमने निकाल लिया, दैट इज 484, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
हालाँकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, इससे आपको व्हाट्सएप कॉल सुविधाएँ और साथ ही साथ अन्य गाइडेंस आपको मिलती हैं। बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस इंक्लूसिव वीडियो सारी चीज़ें मिल लेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, ये भी याद रखना। विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन विच इज नियरली, कितने चार्ज यानी कि कितने चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे या ये हमें निकालना है, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉनों में आविष्ट आवेश के तुल्य समान होगा ये, यानी कि कितने आवेशों के तुल्य तुल्य समान होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, या हम ये कहें Q इज टू NE करके आपने एक जो है फॉर्मुलेशन या रिलेशन पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें, हमें यहाँ पर ये n निकालना है। n बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन E। Q क्या होता है, यानी कि Q हमारा 1 कूलाम अपॉन ई हमारा क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको अगर हम आगे को फर्दर सॉल्व करें तो यह हमारा निकल कर आएगा अप्रोक्सीमेटली, जो ये उत्तर दिया गया है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 1.6 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 को, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, राइट। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, आसानी से सरल हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए हमें कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, ताकि उसके साथ इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ पर रट लें और पता लगा ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में नेक्स्ट अगर आ गया तो उसको हम सॉल्व न कर पाए, तो उसका कोई जो है औचित्य नहीं बनता है, राइट। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड 220 अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। यानी कि कितने रेटिंग का फ्यूज वायर हमें यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो इसको समझिए, कंज्यूम में यानी कि खपत करना, 1 किलोवाट, आपने एक पढ़ा होगा 1 kWh। तो ये क्या होता है, यानी कि एक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे में कितनी किलोवाट बिजली जो है खपत करता है, तो उसको क्या कहते हैं, 1 kWh, लेकिन यहाँ पर किलोवाट दिया गया है। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन पता है, पावर इज इक्वल्स टू वही आपका V इंटू आई वाला। ठीक है, पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो हमें करंट सीधे यहाँ से निकालेंगे। करंट बराबर हो जाएगा हमारा पावर अपॉन V, दैट इज 1 kWh, जो कि 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 वाट इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 1 kW का हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन में हमारा 220। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.54 ऐसे ही समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड our नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an echo is heard in 4 seconds. What is the distance of a reflecting surface from source? स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर 342 यूज करेंगे। देखिए इसका मतलब होता क्या है, आपने कई कॉन्फ्रेंस हॉल में देखा होगा कि जो एको है वो आती है, इनकी प्रतिध्वनि, जब आप कुछ भाषण दे रहा होता है कोई नेता, तो जो भी हॉल से या दीवालों से एको आती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती है, तो वो हमारे कान में जब पहुंचती है तो एकदम एको टाइप में थोड़ा सा लेट वो साउंड आती है। तभी आपने देखा होगा कि जो हॉल्स होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल्स, वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली निकालना है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं, एंड दैट इज, अगर हम देखें स्पीड हो जाएगा हमारा 342 इंटू, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालनी हमें इंटू टाइम हमारा दिया गया है 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा 4×2 = 8। ठीक है, ये तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई, यानी कि देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, ये क्या है,
एक दीवार है, आपने कुछ बोला, ठीक है, हेलो बोला, तो ये यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई। जब तक आप तक पहुंची, ये जो डिस्टेंस निकली ये टोटल निकली है, यानी कि यहाँ से गई, फिर यहाँ से वापस आई, अब ये डिस्टेंस उतनी है। लेकिन हमें क्या पता करनी है कि आपका जो ये सोर्स है और आपसे कितनी दूरी है, तो ये तो डबल होगी, तो हम इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, हाफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 छक्की 12, एंड दैट इज 684 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स in a magnetic field at a right angles to it as shown in figure. The direction of force acting on electron will be. देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने एक रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें आपका मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती थी, जो आपका सॉरी जो फोर फिंगर, ये फोर फिंगर थी, और मिडिल फिंगर आपका करंट को दर्शाती थी, और जो आपका थंब था वो थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन को समझाता था। आपने पढ़ा होगा कि कन्वेंशनल साइन में जिस तरफ करंट फ्लो करता है या करंट के विपरीत इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम वो रूल लगाएं तो इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि इनटू द पेज। ठीक है, 90 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनटू द पेज, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे पेज की तरफ हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एंड द क्वेश्चन बी इज राइट आंसर, आंसर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली यानी कि अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, kept beyond 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो व्यक्ति है वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, तो उसको कौन सा रोग है, मायोपिया रोग हो जाएगा। रोग या जो हमारा आई डिजीज डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, नजदीक की चीजें हमें दिखती हैं क्लियरली, बट दूर की नहीं दिखती, धुंधली दिखती हैं। ठीक है, 2 मीटर दिया गया है, तो यानी कि इसकी जो क्या कहते हैं उसको, फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी हमारा, 2। ठीक है, तो 2 मीटर हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। तो पावर निकालना है, तो पावर के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f, राइट। 1/f हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है। तो अगर हम इसमें रखें, पुट करें वैल्यूज को, 1/2, दैट इज 0.5, 0.5 डायप्टर, हमारा उत्तर आ जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। अब माइनस क्यों आया इसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो इसकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, माइनस में होती है, तो ऑब्वियसली आंसर भी माइनस में आएगा, तो पावर माइनस 0.05 का 0.5 का जो डायप्टर का लेंस है वहां पर लगेगा। पॉइंट क्या दर्शाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो माइपिया होता है उसको पॉइंट में ही, सॉरी माइनस में ही उसकी पावर क्या होती है, रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके लिए प्लस में पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से सुनना। टू कंडक्टिंग वायर्स of the same material of equal lengths, equal diameters are first connected in series and then in parallel. In a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and in parallel combination would be. तो ये हमें निकालना है कि किस रेशियो में होंगी। देखिए, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ। देखिए, जो चीजें दी गई है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि दो समान पदार्थ है, यानी कि जो चालक तार जिसकी लंबाई तथा व्यास सब समान है। तो हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज टू रो एल बाई ए। ठीक है, इसमें देखिए लेंथ भी बराबर है, एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर है, मटेरियल सेम है,
यानी कि रो भी सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, ये कहा गया है। अब उनको पहले ठीक है, डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको कनेक्टेड किया गया सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हमें ये निकालना है कि ये कैसे, यानी कि ये कैसे क्या होंगे, ठीक है, तो इनका जो हीट है, हमारा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और पैरेलल किस रेशियो में होंगे, ये निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैरेलल में देखिए, पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस है तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2R, ये ध्यान में रखना है। और सॉरी, सीरीज में, पैरेलल में 1/R प्लस 1/R करेंगे, एंड दैट इज आर स्क्वायर, आर प्लस आर, तो 2R/R², ठीक है, एक आर से ये कट गया, तो हमारा जो सीरीज था, सीरीज में हमारा आया 2R, और जो पैरेलल था, पैरेलल में हमारा आया कितना, पैरेलल में आ गया हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो 2/R। देखिए ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है ताकि पेपर में हो जाए, तब मैं आपको इसको बता रहा हूँ। वैसे शॉर्ट ट्रिक में हम सीधे ही पुट कर सकते थे वैल्यू, ठीक है, इतना आया। अब उसके बाद हमने फिर से एक फॉर्मूला पढ़ा था, हीट का जो मेन फॉर्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। अब पावर को हम फिर से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इस रिलेशन का प्रयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको फर्दर लास्ट तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सीधे रखना चाहें तो सीधे कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो सेम है दोनों में, समझ रहे हैं? ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे किसमें, सबसे पहले हम इस जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें, तो यहाँ पर v और r की जगह 2R, ये सीरीज के लिए हो गया। अब पैरेलल के लिए v तो वही रहेगा, अपॉन जो r है 2/R, यानी कि 2v/R। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आई है, इसको हम सिंपली पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, आई की जगह यहाँ पर। तो मान लीजिए दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन के लिए अगर हम इसको इस प्रकार से लें, पहली कंडीशन होगी हमारी E, दैट इज V इंटू V अपॉन 2R, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जब हम पैरेलल ले रहे हैं तो इसको P डैश मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V इंटू, ठीक है, 2v/R, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा v²/2R, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2v²/R, ठीक है। तो ये सिंपल, फिर इस वैल्यू को, जो हमारी p की वैल्यू आई, इसको हम पुट कर देंगे ऊपर जो हमने अभी देखा था p की जगह, ठीक है। तो ऐसे रखने के बाद ये मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वैसे सिंपली अगर हम देखें तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इनका रेशियो इस प्रकार से ले लेंगे कि जो हमारा आ गया है v/2R अपॉन 2v²/R, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये इस प्रकार से चले जाएगा, v इंटू आर अपॉन 2R इंटू 2v², ठीक है, ये v² है, ये भी v² था, तो v² से v² गया, r से r गया, 2 इंटू 2 4, यानी कि 1/4 रेशियो आ रहा है, सिंपली 1:4 आंसर आ गया। देखिए ये आंसर तो मैं पहले भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको एक सॉल्यूशन करने का वे बताया कि आप डिटेल से समझ पाए, फॉर्मूला को करेक्ट करते हुए चलें, ठीक है। सबसे पहले हमने आर और आर को सीरीज में जोड़ा, फिर हमारा 2R आया, उसके बाद हमने उसको पैरेलल में जोड़ा, जो कि हमारा 2/R आया, फिर उसको हमने इस फॉर्मूले में रखा नीचे, एंड दैट इज, ठीक है, डी आई के फॉर्मूले में रखा। उसके बाद फिर हमने आई को पुट करके पावर की वैल्यू निकाली,
फिर पावर की जो वैल्यू आई उसको हमने P में रखा। तो ये मैंने आपको एक डिटेल जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो बताया, लेकिन रेशियो ही निकालना था हमें, तो सिंपली हम वैसे निकाल सकते थे जैसा हमने अभी लास्ट में करके दिखाया कि हमने क्या करा, सिंपली जो चीजें दी गई थी उनको फटाफट से रखा और वैल्यू हमने निकाल दी 1:4। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1:4 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है टू लेंसेज ऑफ पावर। ठीक है, टू लेंसेज ऑफ पावर, पावर सिंपली दी गई है +2 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर आर पुट इन कॉन्टेक्ट, व्हाट इज फोकल लेंथ। अब देखिए पावर अगर डायोप्टर में दी गई तो सीधे इनको जोड़ लेंगे, दैट इज 2 + 0.25, 2.25 डायोप्टर हमारी आ गई। अब आगे क्या करना है हमें से, आगे अगर हम इसको देखें फिर हमें निकालना है कि फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डायोप्टर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये P है। ठीक है, P मैं D लिख रहा था आगे से, डायोप्टर उसकी यूनिट है तो तब मैं D लिख रहा था सही। पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन से हम सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 0.25, ऊपर फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे इसको हटाने के लिए, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो 100/225, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.44 हमारा उत्तर अप्रोक्सीमेटली आएगा, एंड दैट इज ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्या था ये सवाल आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, जिसमें भी आप सुटेबल हैं आप इसको पढ़िए। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय ऑफ 50 kg, मास दिया गया है 50 kg, जो जो चीजें दी होती हैं आप सिंपली उसको लिख लीजिए। स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों में चढ़ता है, 50 सीढ़ियां हैं और 15 सेंटीमीटर की ऊंची है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 50 इंटू 15, दैट इज 750। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, एच भी निकल गया हमारा, एम भी निकल गया, फिर हमारा टाइम भी निकल गया। तो हमें पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू होता है हमारा E/T या वर्क अपॉन टाइम। तो हम सिंपली mgh/T करेंगे। m हमारा 50 दिया हुआ है, g हमारा 10 रख लेते हैं, h हमारी निकल गई थी 7.5, अपॉन टाइम हमारा 10 सेकेंड दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब 75 इंटू 5 करेंगे, दैट इज ठीक है, 5, हाँ 5 इंटू, तो ये हमारा आ जाएगा 3750, पॉइंट हटा तो 375। ऑप्शन बी हमारा इसको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 का हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 375 क्या हो जाएगा, ये वॉट इसकी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हम किसी भी वाटर में जो उसका वेट होगा, कोई भी चीज हम रखते हैं तो उसका जो जितना वो वेट लगाएगा उतना ही बॉइंट फोर्स पीछे से क्या होता है, ऊपर की ओर आपका निकलता है, यानी कि जो बॉइंट फोर्स एक्ट होगा वो वहां पर उतना ही लगेगा। ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बॉइंट फोर्स, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम खुद अगर हम किसी तालाब में जाते हैं तो हमें एक थ्रस्ट फोर्स दिखता है ना, बॉइंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है, तो इसी को कहते हैं, वो कितना होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक तालाब है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप तालाब में गए, तो आप जब तालाब में गए तो एक ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगेगा, जो बॉइंट फोर्स लगेगा आपका वो अपथ्रस्ट फोर्स वो कितना होगा, वो बराबर होगा जितना पानी आप हटाओगे, जितना पानी आप हटाओगे। ठीक है,
जितना पानी आप हटाओगे उसके वेट के बराबर क्या लगेगा, बॉइंट फोर्स लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है। तो डिजाइनिंग ऑफ शिप्स में तो इसका इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है, ठीक है, ताकि तभी वो डूबती नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर में भी है, हाइड्रो ये क्या होता है, दूध की प्योरिटी मापने के लिए। हाइड्रोमीटर में भी है, तो ये तीनों में तो होता है, लेकिन स्पीडोमीटर में इसका कोई भी काम नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स, ऑल प्लेन और कॉन्वेक्स। देखिए, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या वो कॉन्वेक्स के लिए होंगी, तो सभी के लिए होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये नॉर्मल हमने खींच लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जो ये आपके क्या है, लॉज हैं, वो हर मिरर के लिए हैं। हर मिरर तो छोड़िए, हर पहाड़ी, हर चीज के लिए हैं। देखिए, अगर मैं एक पहाड़ी भी है ना, इसमें भी अगर ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी भी है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस पॉइंट में अगर हम एक टेंजेंट खींचे, तो वहां पर भी जो चीजें टकरा करके रिफ्लेक्ट होंगी, तो जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर ये लॉस फॉलो होती हैं, तो ये मिरर तो करेंगे ही, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर ये लॉस फॉलो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the absence of friction in the cart wheel, an external unbalanced force, a boy of 50 kg and with 5 meter per second horizontal velocity jumps into a stationary cart of 5 kg. What will be the velocity of cart carrying boy now? देखिए, दो केस हैं। एक, जो बॉय है वो खड़ा है, ठीक है, 50 केजी का ये है, एक, विथ 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी चीज क्या कही गई है, काट, एक काट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पहले तो अलग अलग हैं, उसके बाद क्या हो गया कि ये दोनों मिल गए, जो बॉय है वो काट में ही चले गया, ठीक है, इस प्रकार से चले गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हमने पढ़ रखा था, तो वही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सीधे ही m1 v1 बराबर m2 v2 को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 50 इंटू 5 पर सेकेंड बराबर, मास तो आपका अब कितना हो गया, पहले 50 था प्लस 5, ठीक है, 5 केजी था तो इसको बढ़ गया, और ये v2, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 250 बराबर हो जाएगा हमारा 50 55 v2, v2 की वैल्यू निकालेंगे 250 अपॉन 55, 5 से 5 गया, ठीक है, तो 11 का भाग हम देंगे 50 में, और ये हमारा आ जाएगा 4 अप्रोक्सीमेटली 5। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है, 4.5, ये अप्रोक्सीमेटली इसका इतना आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में होगा, मैंने सिंपल इजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास किया। To convert an AC generator into DC, ठीक है, AC जनरेटर, एक प्रत्यावर्ती जनरेटर को, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, एसी जनरेटर में क्या क्या चीजें लगती हैं और डीसी जनरेटर में क्या क्या लगती हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मस्ट बी यूज्ड, देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसको देखिए, स्लिप रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो स्लिप रिंग टाइप कम्यूटेटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसमें, डीसी जनरेटर में। तो अगर एसी को डीसी बनाना है तो स्लिट रिंग्स टाइप कंप्यूटर हमें करने पड़ेंगे, स्प्लिट, ठीक है, ऑप्शन बी को बिल्कुल टिक कर लेंगे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। देखिए, अर्थ के सरफेस के नियर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है। ये बोथ मास और रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू।
सबसे पहले इसका ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, m/r²। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन होगी। अ, अब क्या है कि जो मास है वो भी आधा कर दिया गया है और जो रेडियस है वो भी हाफ कर दी गई है। ठीक है, तो जी डैश अब हमारा जो नया आया, जी तो वही रहेगा m/2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जी m/2 अपॉन r² अपॉन 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा हमारा। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा जी 2m अपॉन r²। ठीक है, ये जी डैश की वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, जी को डिवाइड कर देंगे जी डैश से, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जी m अपॉन r² अपॉन जी 2m अपॉन r²। जी एम से जी एम गया, ठीक है, r² से r² गया, लेकिन ये जो 2 है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ऊपर की तरफ नहीं, ये सिंपली 1/2 हो जाएगा। तो जी बराबर हो जाएगा हमारा 2 जी, हाँ, तो जी डैश बराबर हो जाएगी हमारा 2g। ये हमारा रिलेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने जब डिवाइड करा तो g/g डैश बराबर 1/2 आया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, जी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2g, यानी कि जो पहले थी उसका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इन द अबव सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर अबव कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम। और इसके अराउंड हमें करंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे रेजिस्टेंस को जोड़ लीजिए, क्या क्या है। ये तो सीरीज में ये दो हो जाएंगे, 4 2 6 और ये 3 है। 1/6 प्लस 1/3, जो मैंने आपको बताया था कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 3/6 1/2, तो 2 ओम ये हो गया, प्लस ये सीरीज में हो गया, फिर ये 2 + 1 है। देखिए इन दोनों का क्या आया, 2 ओम। अब जब ये 2 ओम आ गया तो ये और ये सीरीज में हो गए, 2 एका 3, तो अभी तक फिलहाल 3 है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये भी 1, तो प्लस 1 ओम। टोटल हमारा जो आर इक्विवेलेंट आया रेजिस्टेंस, वो आ गया हमारा 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, तो हम करंट कितना इस सर्किट में बह रहा है, करंट को हम निकाल सकते हैं सिंपली इजीली। ठीक है, तो करंट के लिए क्या करेंगे, V = IR वाले फॉर्मूले से हम करंट को निकाल देंगे। V/R, V हमारा दिया गया है 12, R हमारा आ गया 4, 3, तो 3 एम्पियर हमारा करंट आ गया, यानी कि यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है। कितना, 3 एम्पियर। अब देखिए हमें निकालना है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमें निकालना है क्या, करंट कितना जा रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो आपका पोटेंशियल होता है या वोल्टेज रहता है वो तो सेम रहता है पैरेलल में भी, ये यहाँ भी, लेकिन जो करंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 एम्पियर गया तो ये यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या अप्लायंस जुड़ा हुआ है या कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपली तो हम क्या करेंगे, एक रूल होता है करंट डिवाइडल, करंट डिवाइड रूल कहते हैं जिसको। कौन सा रूल, करंट डिवाइड रूल। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद ये इतना आसान हो जाएगा। एक बार मैं उसका जो है चित्र ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वोल्टेज बैटरी जो भी है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा रेजिस्टेंस R1, ये R2 है। तो हमें अगर IR1 निकालना है, यानी कि R1 में कितना क्या जाएगा, R1 में कितना आपका करंट जाएगा ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप क्या करेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2
इंटू आई, जो टोटल करंट है वो करते हैं। तो ये आप गूगल में सर्च करके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा सिंपली। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया, तो यही रूल हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब 3 ओम के अराउंड निकालना है, यानी कि इसके अराउंड निकालना है। यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है, तो ये बटेगा कैसे करके निकालना है। तो सिंपली जो अभी फॉर्मूला हमने यूज करा वो लगाएंगे, 4 2 6 अपॉन 3 + 6 इंटू करंट था हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 अपॉन 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 उत्तर आ गया। 2 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। 2 एम्पियर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस यहाँ पर होगा। मान लीजिए फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। विच प्रॉपर्टी इज फॉल्स फॉर द इमेज। देखिए इमेज जो बनेगी इस प्रकार से बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ पर बनेगी बियॉन्ड कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा था। तो जब इमेज यहाँ पर बनी तो रियल होगी, सही है, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, सही है। ये यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एट इन्फिनिटी तो ये गलत हो जाएगा। एंड इन्फिनिटी में कब बनती है, जब फोकस और आपका पोल के बीच में क्या इमेज कोई भी मतलब या ऑब्जेक्ट जब खड़ा होता है तब बनती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का ऑप्शन सिंपली हो जाएगा सी, दैट इज एट इन्फिनिटी, गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm are when connected to battery will have same current through them when connected in parallel। जब पैरेलल में होंगे तो सेम करंट जाती है, बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड, ठीक है। सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस है ना, तो ये जो I1 है यही I1 यहाँ पर भी होगी, यही I1 यहाँ पर भी होगी, यानी कि करंट सेम रहती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। Next question, the power of a crane which lifts a mass of 50 kg to weight 20 in 20 seconds. Simply mgh upon E, पावर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। 50 इंटू 9.8 इंटू एच, हाइट हमारी हो जाएगी 20 मीटर ऊपर उठा देती है, एंड दैट इज टाइम 20 सेकंड के लिए। 20 से 20 गया, ठीक है, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, देखिए 490 हमारा क्या आ जाएगा, सही इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट से ये एक जीरो कैंसिल, 490 वॉट पावर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। Next question, color of scattered light depends on the size of scattering particle of medium. On the basis of this, which of the following pair is mismatched? Blue light very fine particles, यानी कि अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कण, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेड लाइट फाइन पार्टिकल्स, ये भी फिर भी ठीक है। फिर हमारा है येलो लाइट, तो येलो लाइट का दिया गया है क्या, लार्ज साइज पार्टिकल, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मिसमैच्ड हमें ढूंढना था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। वेवगॉर अगर आपने पढ़ा होगा तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, वो कम डेविएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 10 जूल वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए जूल, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, तो 10 जूल तो 10 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the formation of primary rainbow, a light ray undergoes following sequential incidents from reaching to water droplet to our eyes, right? Then what will happen? You can see here the reflection, internal reflection, and internal refraction, and the, देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा और रेफ्रैक्शन भी होगा, इसका ध्यान रखना। अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन।
ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो तब वहां पर क्या होगा, जो रेनबो है वो फॉर्म होता है। So this is an phenomena that occurs in the sky when the water droplets are there. ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश के बाद थोड़ी सी नमी वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान पर रहती हैं तब ये ऑकर होता है। Now next question is when light re-enters the eye, most of the refraction occurs at the, तो कहाँ पर होता है? देखिए ये कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है, स्टार्टिंग फेज ही वही है। ठीक है, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि वो अंदर की तरफ अलग-अलग जगहों पर जाती है। जो बाहर का जो बड़ा एरिया है वही क्या है, कॉर्निया है। कोई भी चीज़ हवा या गंदगी सब पहले कॉर्निया में जाती है, उसके बाद फिर आइरिस जो पिपल को कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स? अल्ट्रासाउंड वेव्स की कौन सी क्या नहीं है? इकोकार्डियोग्राफी है, डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स बिल्कुल है, क्लीन इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 है बट ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक्स-रेज ऑफ बोन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई पर ये वर्क करता है। 28 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनको हम एक चीज करने की कोशिश करेंगे कि इनको अलग-अलग टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, बट टाइम रहेगा तो, अदरवाइज आप खुद से पढ़िए। इन द गिवन कर्व फिगर हाफ वेवलेंथ इज, देखिए हमने एक पढ़ा था, आपने जो हमारा वेवलेंथ है उसको हमने पढ़ा था कि ये होती क्या है। तो हमने पढ़ा था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, ये क्रस्ट ये ट्रफ हम बोले, क्रस्ट और ट्रफ, सॉरी, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, और टोटल वेवलेंथ कहते थे। तो हाफ कितना होगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल वेवलेंथ है तो हाफ हो जाएगा हमारा ये बी से डी, ये हाफ और ये हाफ, बी डी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर, ठीक है, ईयर का कौन सा पार्ट कन्वर्ट्स द प्रेशर वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये करता है आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोक्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the focal length of a spherical mirror is 20 centimeter, the radius of curvature of spherical mirror will be, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी। देखिए आपने देखा होगा, गौर करा होगा कि पहले के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं लेकिन लास्ट के सरल हैं। Next question. A copper sphere of mass 5 kg has the same diameter as an iron sphere. A sphere of mass is 2 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower. देखिए साथ में उनको एक टावर से फेंका जाता है। मान लीजिए ये क्या है, लीसा का मीसा टावर। यहाँ पर से हमने फेंक दिया, एक है 5 किलो का, एक है 2 केजी का, दोनों को हमने साथ में फेंक दिया। जब ये नीचे को गिरेंगे, ठीक है, भूमि से 6 मीटर ऊपर यहाँ पर मान लीजिए वो पहुंचे हैं, तब इनके क्या समान होंगे ये पूछा गया है। when they are 6 मीटर above the ground, they have the same क्या होगा, मूवमेंट, सेम क्या जो ना होगा, मास स्पेयर्स व्हेन दे आर 6 मीटर above, they have the same। देखिए ये मास पर डिपेंडेंट है, मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये डिफरेंट होंगी इनका। अगर हम देखें एम वी, ये एम जी एच, ये हमारा हो जाएगा एम हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो वो तो दोनों की सेम होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो त्वरण होगा वो एक्सेलरेशन जो कि बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, दैट इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट नॉर्मल आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द स्लैब द फर्स्ट कलर टू इमर्ज। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। जब उसमें विबग्योर लाइट, कोई भी व्हाइट लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले रेड निकलती है, ठीक है। फिर इस प्रकार से अन्य लाइटें निकलती है। तो विबग्योर जो हम पढ़ते हैं ना, वो इस प्रकार से है। पहले रेड निकलेगी, फिर ऑरेंज निकलेगी, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ठीक है ब्लू, फिर इंडिगो, फिर हमारा वॉयलेट। तो विबग्योर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो ये पहले से सटक से निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो डेविएट या रिफ्रैक्ट होगी वो कौन-सी होगी? वॉयलेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए इस बार रेड पूछा है तो रेड इसका सही उत्तर है वैसे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे देर में, ठीक है, सबसे देर में कौन-सी निकलेगी? तब हम कह सकते हैं वॉयलेट। तो 33वें का हमारा उत्तर होना चाहिए क्या? डी, रेड। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद।